सादर प्रणाम और स्वागत है आपका। आज जो हमारी कक्षा है वो हमारे प्रणाम शीतल जी। आज जो हमारी कक्षा है वो हमारे जो अष्टांग योग है उसके अंदर हमने यम नियम आसन कवर कर लिया, और जो चौथा हमारा अंग आता है उसके बारे में आज की हमारी कक्षा है, उसका नाम है प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल में होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध, जिसका कैमरा ऑन हो सकता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। महामंत्र गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जो हमें जोड़ता है खुद से, जो हमें जोड़ता है यूं आप कह सकते हैं कि उस ईश्वरीय सत्ता से जिनके माध्यम से हम सभी आज जो भी कार्य कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो कक्षा की शुरुआत के लिए आप सभी से निवेदन कि हम हाथ को अपने गोद में रखें, ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को हल्का सा रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और कक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम कहते हैं गायत्री मंत्र की शुरुआत करने के लिए और कहते हैं कि गहरी लंबी सांस लीजिए, या फिर जब भी आप भी जब कोई परेशानी में होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो हम गहरी लंबी सांस लेते हैं। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या श्वास ही प्राण है या फिर वो कोई अलग चीज है? और प्राणायाम कितना बेनिफिशियल है, प्राणायाम किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, असल में होता क्या है, किसके लिए उपयोगी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है, ये सारे प्रश्न आज हम आज की कक्षा में सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, या फिर समझने जा रहे हैं, और बहुत ही बेसिक वाले लेवल पे समझेंगे, क्योंकि हम सभी यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं और सारी चीजें हो चुकी हैं, तो बहुत ही बेसिक लेवल पे सीखेंगे, ताकि अगर हम किसी को बताने भी जाएं तो फिर बहुत आसानी से उन्हें समझ आ जाए। पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एक क्वेश्चन से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप खाना खाए बिना कितनी देर दिन तक रह सकते हैं? आप में से कोई भी बता सकते हैं, जिसका भी लगे कि हाँ, कितना दिन तक रह सकते हैं हम खाना खाए बिना? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितना? हम नॉर्मल इंसान 3 दिन रह सकता है। हाँ, और वैसे प्रैक्टिस के साथ 10 दिन रह सकते हैं। और ज्यादा प्रैक्टिस होती है तो महीने तक रह सकते हैं, 1 महीना। अच्छा, ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है तो फिर ज्यादा दिन भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है विमला जी। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं, ऐसे ऋषि भी हुए हैं जो कई कई महीनों तक भी रह सकते हैं, और ऐसे नॉर्मल इंसान भी हुए हैं जो 40 दिन का उपवास भी करते हैं, यानी कि खाना खाए बिना फिर भी काफी दिन तक रहा जा सकता है यदि भोजन न भी प्राप्त हो तब। ठीक है, हम सभी के लिए नहीं है वो, क्योंकि हम सबके लिए अन्न काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो योगिक क्षमताएं इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि साधना परिपक्व नहीं हुई है। ठीक है। ठीक है, और पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं? प्रैक्टिस के साथ 7 दिन रह सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है, यानी कि पानी बहुत जरूरी हो जाता है, निर्जला भी लोग कर लेते हैं और पानी के बिना रह पाते हैं, है ना, यानी कि ये भी पॉसिबल तो है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न है, सांस के बिना कितने दिन रह सकते हैं, या फिर कितना टाइम रह सकते हैं? प्रैक्टिस के साथ 1 घंटा शायद रह सकते हैं, 1 घंटा क्योंकि सांस मैंने के बिना? पढ़ा था लेकिन भूल गई। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, पर क्या पता लोग रह पाते हैं बिल्कुल। 40-40 मिनट रह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, सांसों को साथ दिए वो तो उनके साथ। अच्छा, तो कोई उदाहरण है आपके पास, या फिर शायद आपने कहीं सुना हो इसलिए बता पा रहे हो, है ना? मैम, मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, पढ़ा था, कंफर्म याद नहीं है मुझे।
5 रुपए। और ऑक्सीजन के बिना कितने देर रह सकते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल? मुश्किल है ना? और प्राणों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जीरो। अब जो मैंने ये सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ये 3 या 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। स्टार्टिंग विद फूड, जब हम खाने की बात करते हैं, और खाना ही वो चीज है जिसको आजकल के लोग बहुत ध्यान से नहीं खा रहे हैं, आहार के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं, है ना? आहार कैसा भी ले ले रहे हैं, तामसिक ले ले रहे हैं, पुराना ले रहे हैं, फ्रोजन है, या फिर ज्यादा तला भुना है, या फिर कभी स्किप कर दे रहे हैं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आहार के साथ गड़बड़ हो रही है, जबकि वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयाम में से एक है। दूसरा सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पानी हो जाता है। पानी भी का भी हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, ढंग से पीते नहीं है, टाइम से पीते नहीं है, बैठ के पीते नहीं, समझते नहीं है पानी की इम्पोर्टेंस को, उसकी हाइजीन के साथ नहीं ध्यान रखते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, ये सारी चीजें नहीं रखते इतना ध्यान। और पानी पीते समय हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हाँ हम पानी पी रहे हैं, ये हमें प्राणिक ऊर्जा प्रदान करे, ऐसा भी कुछ नहीं सोचते। तीसरा सांस या श्वास, जो बहुत ज्यादा कीमती हो जाती है, और उसी के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। और ये अजब अजब, लगभग यूं समझ लीजिए, अजब अजब मैं किसको बोल रही हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो किस चीज की आवाज आती है? सकार, सा। जब छोड़ते हैं तो हकार, सो हम। ठीक है, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं सांस लेते हुए, सो हम। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक चल रहा है, जिस फ्रिक्शन की वजह से और इस श्वास की वजह से जो ये प्राण का आयाम हो रहा है, आना जाना हो रहा है, साथ में श्वास के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, प्राण अलग है, इसी की वजह से हम जीवित हैं। पर ये जो हो रहा है साथ में, दिन में यूं लगा लीजिए कि 21,000 से ज्यादा बार ये जो अजप अजप है वो चलता है, 21,000 से ज्यादा बार। पर हमारा उस पर ध्यान नहीं है ना? और अगर वो हमारे हाथ में होता तो शायद बीच बीच में सांस लेना भी भूल जाते हैं ना। शुक्र है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अपने आप चल रहा है तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हम हो, 21,000 बार हम लोग सांस लेते हैं? हाँ जी, दिन भर में सो हम पूरा होता है, 20। लेना और छोड़ना कंप्लीट। ठीक है, तो फिर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हम अपने जीवन में चाहे कोई भी समस्या है, इन 4 चीजों पे यदि गौर कर लें, खाना सुधार लें, पानी पीने का तरीका समझने का तरीका, पानी को कैसे चार्ज करके पीना है वो भी हम एक क्लास में समझेंगे, वो सुधार दें, सांस लेने का तरीका भर सुधार दें, उतना काफी है। उसी से काफी फर्क पड़ने लग जाएगा, उसी से ऐसे अमूलचूल परिवर्तन आने लग जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ आहार में चेंज लाने से, पानी के तरीके में, पीने के तरीके में चेंज लाने से, और श्वास के चेंज लाने से, बस इतना फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, उस आहार और उन सारी चीजों पे नहीं जाते हैं, पर कहीं ना कहीं प्राण का केंद्र वही है, अन्न प्राण। अन्न जो है वो प्राण का स्रोत है। ठीक है, और और क्या है स्रोत हमारे प्राण का? हवा भी है, पानी भी है, हर जगह इस धरा पर प्राण मौजूद है। ठीक है, अब वो प्राण का लेवल कैसा है वो डिफर करेगा, प्राण दूषित है कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है वो मैटर करेगा। पर इंसान में यदि कोई चीज हमें बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, प्राण ही उसका एकमात्र कारण है। यानी कि प्राण बहुत जरूरी हो जाता है, वाइटल फोर्स आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। अब बारी आती है कि प्राण का आयाम करने से क्या होगा। ठीक है, अभी एक छोटा सा मैं आप सभी को एक टास्क दूंगी, सिर्फ 1 मिनट का टास्क। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का टास्क आपको मैं देने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए टाइमर भी लगा दूंगी। आपको करना ये है कि कोई गहरी सांस नहीं लेनी है, कुछ ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करवा रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आराम से बैठना है, सांस को आते और जाते हुए सिर्फ नोटिस करना है, सिर्फ नोटिस, आ रही है, जा रही है, सिर्फ इतना ही। और मैं यहाँ से टाइमर ऑन कर रही हूँ, क्लियर है? इतना ही करना है।
सिर्फ उस पर ध्यान देना है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, करिए। धीरे धीरे वापस से नॉर्मल सी की तरफ आ जाएंगे, नॉर्मलिटी की तरफ। और आंखें खोल सकते हैं। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ठीक है, आपने सिर्फ नोटिस किया। अब आप बता सकते हैं कि हुआ क्या। क्या वो सांस आपके बिना चाहे गहरी होती चली गई? ऐसा हुआ क्या? अपने आप ही? मैम पहले छोटी छोटी सांस ले रहे थे। हाँ जी। हाँ, फिर जैसे आप पहले छोटी छोटी सांस आ रही थी सिर्फ हृदय तक ना, फिर अपने आप ही ध्यान जब देना उस पर शुरू किया, सांस आ रही है तो जा रही है, तो सांसें नीचे पेट तक गई पूरी कंप्लीट। यानी कि आपने जानबूझ के उसे अंदर तक ऐसे जबरदस्ती गहरी सांस नहीं लिया ना, अपने आप ही हो गया। ध्यान के राइट। साथ जब प्राणों का आयाम होता है तो वो और गजब के परिणाम लेके आता है। मैंने तो सिर्फ अवेयरनेस ले जाने के लिए कहा, ये तो ध्यान भी नहीं था पूरा, है ना। ध्यान तो अटूट होता है। चलिए, और क्या अनुभव हुआ? और कोई चीज जो आपको लगी हो कि बहुत शांत हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ? मैम शुरू ही हुई थी चीजें, फिर आपने रोक दिया बीच में। हाँ, ये भी है कि क्लास में है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक नहीं कराया। पर हाँ, आप इसको डेली रेगुलर बेसिस पे अगर 2 मिनट भी कर लेते हैं ना, और रेगुलर, कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल आपने सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान दिया है, 2 मिनट भी कर लेते हैं तो अपने आप ही आपका सारी चीजें काम डाउन होते चाहिए। यहाँ पे मैसेज भी आया, सुहाना जी कह रही है एक ही जगह पे फोकस बहुत अच्छा बन गया, इतनी सी देर में 1 मिनट में आपका फोकस इतना अच्छा हो गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना रेलेवेंस है हमारी श्वास का। ठीक है, हमने स्टोरी भी सुनाई थी जिसके अंदर वो जिन वाली स्टोरी हमने सुनाई थी। और सांस पे अगर ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो मन का और प्राण का डायरेक्ट कनेक्शन है। मन मजबूत है, अच्छा सोच रहा है, प्राण बढ़ेगा। या फिर प्राण ज्यादा है तो मन अच्छा सोचेगा। मन अगर दुर्भावनाएं लेके आ रहा है, प्राण घटेगा। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो इसे कंट्रोल में कर लो, ये कंट्रोल में नहीं है तो इसे कंट्रोल में कर लो। एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमने, क्योंकि हम प्राण को ऐसे बाहर से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर श्वासों को तो कर सकते हैं थोड़ा सा रेगुलेट। तो वो मन की कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसी तरीके से अगर मन आपके कंट्रोल में है तो उससे आप अपने प्राणों को कंट्रोल कर सकते हो। मन और ध्यान के माध्यम से आप प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके मन और प्राण का मेरे को आपको सबसे पहले तो ये संगम बताना था। वेयर एनर्जी को, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप ध्यान श्वास पे लेके गए, सारी ऊर्जा वहां पे लग गई और वो गहरी होती चली गई। ठीक है, लॉजिक से आपको समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे अंग पे जो है प्राणायाम। इन्हीं प्राणों का आयाम, ठीक है, डायमेंशन इंग्लिश में बोलेंगे, पर यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे श्वास प्रश्वासा, यानी कि जैसे हम सांस और प्रश्वास लेते हैं, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक बाहर जा रही है, ऐसे करके प्राणायाम का पूरा संबंध बनता है।
अगर आप इसके भाग के बारे में जानना चाहेंगे तो जो प्राणायाम सही से किया जाता है उसके के चार भाग होते हैं। वैसे तो तीन बोलते हैं, पर स्टेप्स चार हो जाते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? रेचक यानी कि इनहेलेशन, कुंभक रोकना, और सॉरी पूरक, कुंभक, रेचक, इस तरीके से होते हैं। इनहेलेशन, स्टॉपिंग और रिलीजिंग। ठीक है। तो क्या हुआ, ये चीजें कैसे हुई? इसके अंदर हमने लिया, रोका, छोड़ा। अभी कुंभक भी दो प्रकार का हो जाएगा। अगर आपने सांस ले मैम रेचक का होल्ड क्या किया। मतलब है? एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोल। रेचक, रेचक का क्या मतलब है? रेचक, अब देखो आप, अगर अब पतंजलि योग सूत्र आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एक बार आप देखिए। अब आपको जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ाया गया उसके अंदर कुंभक, रेचक और पूरक ये सारी चीजें नहीं आई क्या? मैम आई, एक्चुअली मैंने ना क्लास बहुत कम अटेंड की है, दैट्स द रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तो यहाँ पे हमारे, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है कि तीन चीजें हैं। अगर आप, एक सेकेंड, ओके। अब आप पतंजलि का योग सूत्र खोल लीजिए, अपना जो अष्टांग योग है उसका। ठीक है। अब आप साथ में सांस लीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? एक तरीके से हम पूर्ण हो रहे हैं, हमारे अंदर सांस भरी जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? पूरक कर रहे हैं। ठीक है। हम क्या करें? पूरक कर। उसके बाद सांस को अगर हम रोकेंगे, ऐसे ही नहीं रोकना है। या तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुंभक के टेक्निक्स होते हैं। कुंभक भी हमारा जैसे जालंधर बंद होता है, बंद भी हम समझाएंगे क्या होता है, कुंभक उससे अलग होता है। पर बंद के साथ भी कुंभक लगाया जा सकता है, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप पूरक करेंगे यानी कि आपने सांस लिया, ठीक है, उसके बाद फिर स्टॉप किया, उसको बोलेंगे कुंभक। उसके बाद फिर आप छोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेचक। ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने एकदम ठीक है। स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था? रेचक पहले बोल दिया था। और फिर मैंने करेक्ट करके बोला था, पहले पूरक, उसके बाद फिर कुंभक, फिर आपका रेचक निकालना। रेचक मतलब सांस को निकालना या एक्सहलेशन। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये हमारे हो गए तीन इसके पार्ट्स और चार स्टेप्स। अब जो हम प्राणायाम करते हैं उसमें रोकने का क्यों जरूरी हो जाता है, उससे फायदा क्या होता है, वो भी चीज समझते हैं। जब हम सांस भरते हैं यानी कि अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रही है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आप पेट पे हाथ लगाइए और जब सांस लेंगे तो एक बार देखिए कि पेट बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है। क्या हो रहा है? पेट अंदर जा रहा है सांस लेते हुए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप बिल्कुल सही सांस ले रहे हैं। क्योंकि जब हम सांस भरेंगे जैसे गुब्बारा बड़ा होता है, तो ऐसे पेट भी बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो ये सांस का सही तरीका है, बहुत सारे लोग इसका उल्टा भी करते हैं। तो यानी कि पेट में सांस नहीं जाती है, डायफ्राम पे जब इम्पैक्ट पड़ता है तो इस तरीके से वो फूलता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे तो पेट फूल गया हो। पेट में थोड़ी ना सांस जाएगी, जाएगी तो हमारे चेस्ट, हमारे लंग्स में ही। पर वो ऐसा महसूस होता है, यानी कि एकदम लोअर जो डायफ्राम वाला पार्ट है, जब उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इस तरीके से ऊपर की ओर उठेगा। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम उसको बोलते हैं। सांस ली, पेट बाहर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सिंपल। अब आप इस तरीके से सांस लीजिए कि आपके चेस्ट पूरी तरीके से एयर से फिल हो। ठीक है, ये भी हो पा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। ठीक है। हमारा चेस्ट पूरी तरीके से एयर से भर रहा है और हम छोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। अब जब दोनों करेंगे
पहले पेट बाहर की ओर जाता हुआ महसूस होगा, फिर चेस्ट बाहर की ओर जाएगा। सांस भरते समय पूरी तरीके से पहले आप सांस छोड़ दीजिए सभी लोग, और उसके बाद फिर भरिए। पेट बाहर, चेस्ट बाहर, और फिर रेचक सांस छोड़ते हुए चेस्ट अंदर, और फिर एब्डोमेन अंदर। ठीक है, ये भी हो पाया। इजी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसको हम बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। ठीक है, ये इंग्लिश में मैं बता रही हूँ आपको, हिंदी के रेफरेंस सारे आपके मैं भेज दूंगी। इसे हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। पेट पूरा खुला है, चेस्ट पूरा खुला है, चेस्ट से पूरी तरीके से खाली किया, पेट से पूरी तरीके से खाली किया। ठीक है। अब अब कुंभक कैसे लगेगा? बीच में जब पॉज आएगा, यानी कि आप सांस को भीतर ही रोक के रखेंगे, तो वो कुंभक कहलाएगा। सांस छोड़ने के बाद या रेचक करने के बाद यदि बाहर ही रोके रखेंगे तो वो बाह्य कुंभक कहलाएगा। अंदर रोके रखेंगे तो अंतर कुंभक या अंतः कुंभक, और बाहर रोके रहेंगे तो बाह्य कुंभक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब अनुपात का हमें खासा ध्यान रखना होता है। अनुपात या फिर रेशियो, इसका मतलब होता है कि कितने समय के लिए हमें सांस भरनी है, कितनी देर तक। ठीक है, कितनी देर रुकना है, कितनी देर छोड़ना है। कहते हैं कि रेचक में हमारा मैक्सिमम समय लगना चाहिए, सांस छोड़ते समय मैक्सिमम समय लगना चाहिए। तो स्टार्टिंग का जो अनुपात बताया जाता है, यदि बराबर मात्रा में, क्योंकि आजकल बॉक्स ब्रीदिंग चल रही है, बॉक्स ब्रीदिंग नाम फेमस हो गया है वो एक तरीके से आप यही समझ सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, 4 सेकंड तक सांस लिया, 4 सेकंड तक रोका, फिर से छोड़ा 4 सेकंड में, फिर से रोका 4 सेकंड। ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। 4 सेकंड, 5 सेकंड अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब कराया जाता है। इसको लोग बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, आजकल के डॉक्टर्स बोलने लगे हैं बॉक्स ब्रीदिंग करो। बट असल में ये क्या है? पूरक है, अंतःकुंभक है, रेचक है, और बाह्य कुंभक है। यही तो है इसके अंदर। जब हम सांस भर के अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारी प्राण वायु, साथ साथ में ऑक्सीजन और जितने भी चीजें गई हैं, वो सारी हमारी लंग्स में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। वहां के जो हमारे एल्वियोलाई हैं, उसकी जो सरफेस है उसके अंदर क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होने के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। समय मिल जाएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी? जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो चीजें अच्छे से हो पाएंगी। ये तो हो गई बायोलॉजी हमारी। साथ में प्राण भी कहीं ना कहीं बहुत देर तक अगर आप भर के उसको रखते हैं तो क्या होगा, वो प्राण वायु बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैम छोड़ के फिर क्यों रोकना है दोबारा से? जब हम खाली कर देते हैं पूरी तरीके से, छोड़ देते हैं, तो कुछ और बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो हमारे केस में लंग्स में वही वाला आप समझ सकते हैं कि सिनेरियो डेवलप हो जाता है जो कि लेस ऑक्सीजन, जैसे माउंटेन्स पे जाने पे हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो हमारी बॉडी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है लंग्स में, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसका यूज करती है। यूज करेगी तो वो लंग्स वहां तक एक्टिवेट हो जाएंगे, और खुद की एनर्जी यानी कि खुद का इम्यून सिस्टम बढ़ने लगेगा। इसलिए बाहर छोड़ने के बाद रोकना भी अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है, अगर सही से प्राणायाम कर रहे हैं तो। और क्या फायदा होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो ऑक्सीजन की क्योंकि कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन में या फिर कमी की वजह से वो मर जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो उन्हें वो नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे और भी रीजंस हैं जो डिटेल में आपको ये सारी चीजें अगर जाननी है तो आप समझ सकते हैं, पर अभी के लिए इतना काफी है कि बायोलॉजिकली इतनी इतनी चीजें होती हैं। पर हमारा मेन फोकस। मैम एक हाँ जी। जैसे गले में थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ हो जाए तो उस टाइम भी क्या बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ आपका गले में ब्लॉकेज के कारण, या कुछ ऐसा हो सकता है मैम?
ऐसा डिपेंड करता है। देखिए, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मुझे ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन की वजह से हो। यदि आपको सांस ठीक से आ रहा है, अंदर हवा अच्छे से, आपके सांस प्रश्वास ठीक से हो रही है, तो वो नॉर्मल ही रहेगी। बाकी बॉडी का अपना है, कम ज्यादा करती रहती है, उसका कोई ऐसा मेजर इशू नहीं। ओके। बाकी किसी को चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, उस वजह से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कोरोना काल में मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑक्सीजन को ही लेकर आई थी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पे वायरस तो एक रीजन हो सकता है, पर कहीं ना कहीं भय भी एक बड़ा रीजन है। जैसे कि मैंने समझाया कि मन का डायरेक्ट कनेक्शन प्राणों के साथ है, तो मन में जब भय आता है तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो ही जाती है। पर भगवान ने हमारी बॉडी मजबूत बहुत बनाई, ठीक है, तो कुछ भी ज्यादा चीज सोचने की आवश्यकता है नहीं। एकदम जहाँ पे श्रद्धा विश्वास बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाती। पर हमारा योग जो रेशियो बताता है वो बोलता है कि रेचक थोड़ा ज्यादा लंबा होना चाहिए, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:2 का हो जाए। यानी कि अगर आपने 8 सेकंड सांस ली है, 8 सेकंड कुंभक किया है, तो 8 सेकंड नहीं, उसका डबल छोड़ेंगे आप, 16 सेकंड में उसको छोड़ें। ठीक है, पूरा कुंभक रेचक। फिर धीरे धीरे उसको अभ्यास के साथ बढ़ाया जाता है। फिर कुंभक बढ़ाया जाता है। ठीक है, कुंभक रोकने का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है। और जैसे ये धीरे धीरे करके बहुत स्लो स्लो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के अंडर अंडर ये धीरे धीरे से बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती जाएगी, से आप बहुत इजीली, आपका रक्त, हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा, हमारा एकाग्रता बेटर हो जाएगी। हम ऐसे ऐसे करके अपनी क्षमता को बढ़ा पाएंगे। ये आप कुछ पूछ रहे हैं? तो अब हम थोड़े से प्राणायाम के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके नाम हम समझ लेते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत हम करेंगे, बहुत ही कॉमन सा प्राणायाम है, नाड़ी शोधन। ठीक है, नाड़ी की शुद्धि के लिए। अब जैसे कि अभी अभी आपने समझा कि जब आप सांस लेते हैं तो जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक और चीज भी होती है, प्राणों का भी आदान प्रदान होता है। अब जो नाड़ी शोधन की क्रिया है वो नाड़ियों की शुद्धि करती है। खासकर कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको कंफर्ट पहुंचाएगी, क्योंकि वहां पे क्लींजिंगनेस हो जाएगी, हमारे नर्व्स क्लीन हो जाएंगे। कैसे होगा? आप बहुत ज्यादा जब सर्च करेंगे तो आपको अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से नाड़ी शोधन मिलेगा, जबकि नाड़ी शोधन की आवश्यकता होती है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अनुलोम विलोम, तो आपको पता ही होगा, आप क्योंकि अभ्यासी हैं, करते रहते हैं। ठीक है, फिर भी आपको बता दिया जाए। अनुलोम विलोम में शुरुआत हमेशा हम लेफ्ट नासिका से करते हैं, जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ठीक है, चंद्र नाड़ी भी आप कह सकते हैं। लेफ्ट से शुरुआत करते हैं, प्रणव मुद्रा लगाते हैं। प्रणव मुद्रा इस तरीके से दिखती है, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, पर बहुत इजी रहता है प्रणव मुद्रा। अपनी विष्णु मुद्रा भी इसी को कई बार बोलते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपने हथेली पे लगा देना है, और अपने अंगूठे की सहायता से आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भरना है, पूरक करना है। फिर अगर आप कुंभक करना चाहते हैं तो रोक सकते हैं बराबर मात्रा में, और उसके 2 गुना मात्रा से आप रिलीज करेंगे, इस तरीके से, राइट नॉस्ट्रिल से। फिर राइट से ही वापस सांस भरनी होती है, पूरक, कुंभक, और फिर जिससे हमने शुरुआत करी थी, ईड़ा नाड़ी, चंद्र, हमारी नासिका से रिलीज कर देना। ये एक राउंड है, अनुलोम विलोम कहते हैं इसको। नाड़ी शोधन थोड़ा सा और डिटेल हो जाता है। नाड़ी शोधन को सब लोग बहुत डिटेल में बताते नहीं है, एक तरीका मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताया हुआ है, बिहार स्कूल ऑफ योगा का अलग मिलेगा, आरजेवी का अलग मिलेगा। मैं जो बता रही हूँ वो AWGP पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। उसके अंदर क्या होता है कि आप 3 बार अपनी लेफ्ट नाक से सांस लेना, छोड़ना।
और इसमें ध्यान भी, जैसे मैंने कहा ना, ध्यान भी साथ में मिल जाएगा तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो लेफ्ट से जब आप 3 बार ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो चंद्रमा का, पूर्ण चंद्रमा का पीत वर्ण ध्यान करने के लिए उन्होंने बताया है। पूर्ण चंद्रमा का पीला कलर का ध्यान। जैसे तो आप सांस ले रहे हैं तो वो अंदर तक जा रहा है, नाभि चक्र तक जा रहा है, वापस आ रहा है। सिर्फ 3 बार लेफ्ट से, फिर 3 बार राइट से लेना और छोड़ना है। यानी कि बीच में अभी होल्ड नहीं किया है हमने कुछ भी। 3 बार यहां से लेना और छोड़ना है राइट से, जिसे हम कह सकते हैं सूर्य नाड़ी। किसका ध्यान करना है? उदयमान सूर्य, जैसे ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं, उनका ध्यान करना है। नाभि चक्र तक जा रहा है, वापस आ रहा है। 3 बार लेफ्ट से किया, 3 बार राइट से किया। उसके बाद दोनों नाक से सांस लेना है, व्हाइट कलर का ध्यान करते हुए। सुषुम्ना का ध्यान करना है कि वो प्राण जब हमारी ईड़ा और पिंगला के माध्यम से अंदर गया, नाभि चक्र पे टकराया, तो सुषुम्ना के माध्यम से वो पीछे से रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर उठा, सफेद कलर का, एकदम प्योर वाइट। और फिर आपको रिलीज कर देना है। रिपीट करती हूँ, 3 बार लेफ्ट से, 3 बार राइट से, और एक बार दोनों सांस से लेके छोड़ देना है, दोनों नाक से लेके छोड़। ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसके सिर्फ 3 राउंड ही काफी हैं, सिर्फ 3 राउंड काफी हैं। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि लेफ्ट वाला जो हमारा है वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट, ये हमारा क्रॉस सिस्टम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का भी और अदरवाइज भी। यानी कि आपका बॉडी का लेफ्ट हिस्सा राइट ब्रेन हैंडल करता है, और आपकी बॉडी का लेफ्ट हिस्सा राइट ब्रेन, राइट हिस्सा लेफ्ट ब्रेन हैंडल करता है। इसके अलावा जो बहुत अच्छे प्राणायाम हैं उनका नाम आप अभी लिख सकते हैं, डिटेल में हम अपनी क्लास में बताएंगे। भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, और एक जो बना ही है हमारे कपाल की शुद्धि के लिए, कपाल भाती। पहले भी डिस्कस किया था हमने, हमारे मस्तिष्क की शुद्धि के लिए कपाल भाती। इसका नाम ही है स्कल शाइन। फिर जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा बीपी हाई रहता है, या फिर ज्यादा, जिसे कह सकते हैं कि मेनिया वगैरह वाले सिम्टम्स, एंजाइटी वगैरह वाले, शीतली प्राणायाम काम करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि उसे सर्दियों में नहीं करना है। शीतली प्राणायाम, कूलिंग, ये भी सीखेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। ये सारे प्राणायाम थोड़ा सा डिटेल में हम ले लेंगे। मैम, फिर ये 3 प्राणायाम आज हम मतलब आप बता सकते हैं, भ्रामरी, उज्जयी और कपालभाति, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ही। हाँ, देख लेते हैं। एक्चुअली ये अपने आप शायद बंद हो जाएगा हमारी रिकॉर्डिंग, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं मैम, भाती, विदाउट रिकॉर्ड। कपाल भाती से शुरू करते हैं। कपाल भाती में सांस को धोखनी की तरह छोड़ा जाता है। 1-1 सेकंड का गैप, आधे आधे सेकंड के गैप में 1-1 सेकंड का गैप बेहतर रहता है। इस तरीके से पेट अंदर की ओर जाएगा, सिर्फ छोड़ने पे ध्यान रहेगा। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो 200 का कुछ ऐसे स्केल रहता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ज्यादा आपका ब्रेन का हिस्सा जो है वो क्लियर होता जाता है। कपाल भाती, सांस को धोखने की तरह छोड़ना है। 10-10 के 3 राउंड से शुरुआत कर सकते हो। 10 बार किया, फिर वेट किया, फिर 10 बार किया, फिर वेट किया। पहले गहरी लंबी सांस लेनी है, उसके बाद 10 बार धोखने की तरह छोड़ना है। ठीक है। तो मैम इसमें पेट बाहर अंदर जाएगा और सांस बाहर अंदर आएगा। जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर सांस लेने की खुद से नहीं, उसके अंदर मेहनत कुछ भी नहीं करना होता। सांस लेने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है, वो अपने आप आएगी। आपको सिर्फ छोड़ना है धोखने की तरीके से। ठीक है। ठीक है। अब स्टार्टिंग में कोशिश, जैसे मैंने कहा, 10-10 के 3 राउंड कर सकते हैं, पर उसमें भी ध्यान रखना है कि जिसको कोई सर्जरी हुई हुई है, या फिर उनका बीपी हाई है, या फिर उनके पेट में कोई अल्सर है, या फिर कमर में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि कमर पे जोर तो पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं, इसलिए मैं चाह रही थी कि हर एक प्राणायाम को डिटेल में प्रिकॉशंस के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। दूसरा है उज्जाई प्राणायाम, जिसके अंदर स्लो और डीप ब्रेथ होती है। ठीक है, और ओशन ब्रेथ भी बोलते हैं इसको। गले से आवाज भी आती है, धीरे धीरे से हम खींचते हैं उसको, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। शीतली, शीतली भी आपको मजेदार लगेगी। शीतली और शीतकारी। शीतली ये होती है शीतकारी, और शीतली के लिए आपको अपने टंग को रोल करना रहेगा।
और फिर सांस लेनी है। एक बार लेके देखिए, अभी तो फिर भी इतनी ठंड नहीं है। टंग को रोल कीजिए और सांस लेके देखिए, ठंडा जैसा लगेगा, क्योंकि जल तत्व है हमारी टंग। और जब हम सांस भरेंगे तो भीतर ठंडी कूलिंग ब्रेथ जाएगी। इमोशंस के लिए बहुत अच्छी रहती है, मेंटल हीट जो गर्मी सिर में भर गई है उसको ठीक कर देगी, पित्त को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी। ठीक है, भस्त्रिका हम भी। उज्जाई प्राणायाम फिर से बताएंगे एक बार, उज्जाई कैसे करना है? उज्जाई के लिए आपको सांस लेनी होती है, थ्रोट को हल्का सा कंजेस्ट करते हुए। ठीक है, ऐसे करके लेना होता है। ठीक है, तो सांस अंदर प्रिपेयर में। भरनी होती है मैम? नहीं, आपको सांस लेनी होती है, पर थॉट को आप क्या अच्छा। करेंगे, हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेंगे। और उसके भीतर से ओके। जब हवा जाएगी, तो वे इतनी डीप वो ब्रेथ होती है, पर वो हमारी एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और मतलब उसे ठीक करती है। बाकी ओमकार, ठीक है, प्रणव का उच्चारण, सारी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, प्रणव के उच्चारण। और अगर किसी को ध्यान आ गया तो उसका प्राणायाम स्वतः ही होने लगता है। ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा डिटेल में आइएगा जरूर। ठीक है, आपने क्योंकि पहले की क्लासेस भी मिस करी हैं, पर आप आइएगा और डिटेल में हम एक एक प्राणायाम में कौन कौन सी चीजों का प्रिकॉशन रखना है, कैसे करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स को कराना है, सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी इन सारी चीजों की, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। डन। ठीक है, आइए हम सभी प्रार्थना करें सभी के लिए। ब्रह्मांड